नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सम्राट अशोक की वो चरित्रहीन रानी जिसने अपने सौतेले पुत्र को मोहित करने के लिए षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के असफल हो जाने के बाद उस सौतेले पुत्र की आंखें फुड़वा दी। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे तथागत बुद्ध के बारे में फैलाई गई वो भ्रामक बातें और उन तथ्यों से भी अवगत कराएंगे जो इस भ्रामक कहानी का खंडन करती हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम सबने सुना होगा या संभवतः पढ़ा भी होगा कि तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोता छोड़कर रात को वन चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महल के बाहर जाने पर एक वृद्ध आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखा। तो सिद्धार्थ ने, जो बुद्ध का पूर्व नाम था, उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है, कौन है और यह क्यों है। तो सारथी ने बताया कि इस अवस्था से प्रत्येक आदमी को गुजरना पड़ता है, यह जीवन का चक्र है। यह सुन सिद्धार्थ के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है और वह ज्ञान की खोज में गृह त्याग देते हैं। क्या यह कहानी विश्वास करने योग्य है? क्या यह संभव है कि सिद्धार्थ ने 29 वर्षों तक किसी वृद्ध आदमी को, किसी मृत आदमी को यानी किसी लाश को या किसी बीमार आदमी को नहीं देखा होगा? क्या 29 वर्षों तक उनके महल में कोई नहीं मरा होगा? इस कहानी के आधार पर जो बुद्ध के विरोधी थे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि बुद्ध अपने बीवी बच्चों को रात में सोता हुआ छोड़कर वन चले गए, यानी कि उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। मैं आपको बता दूं कि किसी बौद्ध ग्रंथ में या किसी समकालीन ग्रंथ में इस कहानी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इस कहानी का स्रोत है मैथिली शरण गुप्त की एक काव्य ग्रंथ जिसका नाम यशोधरा है। उन्होंने अपनी इस कृति यानी कि यशोधरा के माध्यम से बुद्ध पर तरह तरह के लांछन लगाना शुरू कर दिया, यानी कि कलम मैथिली शरण गुप्त की थी, जो यशोधरा के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे कि सिद्ध है तो स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, ये है बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको अपनी पतबाधा की पाते। मुझको उन्होंने अपना माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यानी कि इस कविता से पता चलता है कि मैथिली शरण गुप्त ने बुद्ध के जीवन पर कोई अध्ययन नहीं किया, यानी कि यह कृति मैथिली शरण गुप्त की एक कल्पना थी। अब मैं आपको असली कहानी सुनाऊंगा, जिसके सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि मैथिली शरण की यह कृति यशोधरा पूरी तरह से काल्पनिक है, जबकि असल कहानी बिल्कुल इतर है। तो क्या है वो असल कहानी? क्या थी वजह बुद्ध के घर त्याग की? बता दें कि उस समय शाक्य गणराज्य यानी कि सिद्धार्थ के पिता उस गणराज्य के मुखिया थे। उस गणराज्य में एक नियम था कि जिस भी युवक की उम्र 20 वर्ष हो जाए तो उस युवक को गण संघ में शामिल होना पड़ता था। वहां पर जो भी फैसला होगा वह बहुमत के आधार पर होगा, सर्वसम्मति के आधार पर होगा। उस समय कपिलवस्तु और रामग्राम, इन दोनों राज्यों के मध्य एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहिणी नदी। यानी कपिलवस्तु में शाक्य रहते थे और रामग्राम में कोलिय रहते थे। शाक्य गणराज्य में सिद्धार्थ के पिता गणसंघ के प्रधान थे, यानी कि आप उन्हें राजा कह सकते हैं, और रामग्राम में कोलिय रहते थे, जो सिद्धार्थ का ननिहाल था और ससुराल भी थी। इन दोनों राज्यों के मध्य रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर अक्सर संघर्ष रहता था। यही शाक्यों और कोलियों के मध्य
जो नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद था, वही थी असली वजह बुद्ध के घर त्यागने की। सिद्धार्थ को संघ में शामिल हुए 8 वर्ष हो चुके थे, यानी कि उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी। यानी कि 20 साल में वो संघ में शामिल हुए, 8 वर्ष हो गए, यानी कि उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। दूसरे पक्ष यानी कोलियों के संघ को सबक सिखाने के उद्देश्य से शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में तय हुआ कि अब शाक्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ किसी भी तरह के युद्ध के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस युद्ध के प्रस्ताव का विरोध किया। उनका मानना था कि इस तरह के विवाद बैठकर भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन संघ के कुछ सदस्य सिद्धार्थ के पक्ष में नहीं थे। कोलियों पर हमला किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर एक चुनाव हुआ, यानी कि उस पर मत हुए, और इस चुनाव में जो सिद्धार्थ के विरोधी थे वो जीत जाते हैं। यानी कि इस मत के जरिए से यह डिसीजन लिया गया कि अब कोलियों पर आक्रमण हो जाना चाहिए। यानी कि अधिकतर लोग कोलियों पर आक्रमण करने के पक्ष में थे। इतने पर भी सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा कि मैं इस संघर्ष के खिलाफ हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। दूसरे दिन यह अधिवेशन दोबारा से बुलाया गया और दोबारा बुलाने का जो उद्देश्य था वो यह था कि पिछले अधिवेशन में तय हो गया था कि कोलियों पर आक्रमण होगा। दूसरे दिन जो अधिवेशन बुलाया गया था उसमें यह तय होना था कि अब सेना में भर्ती होगी, यानी कि प्रत्येक घर से एक युवक सेना में भर्ती किया जाएगा जो कोलियों के प्रति संघर्ष करेगा, यानी कोलियों के विरुद्ध संघर्ष करेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने इस सैनिक भर्ती के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। बता दें कि उस समय संघ में शामिल होने के लिए यह एक नियम था कि अगर शाक्यों के समर्थन में या शाक्यों की भलाई के लिए अगर कोई संघर्ष होता है तो प्रत्येक घर से एक युवक सेना में भर्ती होगा, नहीं तो उस पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा और उसके पूरे खेत और खलिहान जब्त कर लिए जाएंगे। संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को 3 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा। तो वो 3 विकल्प कौन कौन से थे? पहला विकल्प था कि कोलियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। दूसरा विकल्प था कि अगर नहीं होते हैं तो उनको फांसी होगी, यानी कि मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर देश निकाला दिया जाएगा। तो तीसरा विकल्प था अगर ये दोनों विकल्प नहीं होते हैं तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उनके खेत खलिहान जब्त कर लिए जाएंगे। तो सिद्धार्थ ने दूसरा विकल्प यानी कि फांसी वाला विकल्प चुना, यानी कि बेशक मुझे फांसी लगा दो लेकिन मैं किसी भी तरह के कोलियों के विरुद्ध आक्रमण करने के पक्ष में नहीं हूं। इस आक्रमण से किसी का भला नहीं होने वाला, कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता इस आक्रमण से, ऐसा सोचना था सिद्धार्थ का। लेकिन संघ के कुछ सदस्यों ने विचार किया कि अगर सिद्धार्थ को फांसी हो जाती है तो इसके लिए कौशल नरेश प्रसेनजीत से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय उनका गणराज्य कौशल राज्य के अधीन एक उपनिवेश था। तो कुछ सदस्यों ने कहा क्यों न सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया जाए। इस पर सिद्धार्थ भी मान जाते हैं और कहते हैं कि मेरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होने से अच्छा है, उनके खेत खलिहान होने से अच्छा है कि मैं स्वयं इस राज्य से निर्वासित हो जाऊं, यानी निष्कासित हो जाऊं। तब शाक्य संघ ने सिद्धार्थ को देश निकाला दिया था। अब देश से निकलने से पहले सिद्धार्थ अपने माता पिता और पत्नी से मिलते हैं। का मूल संदर्भ है वो है अश्वघोष का बुद्धचरित और निदान जातक कथा,
यानी कि आप कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त से लगभग सैकड़ों साल पहले इस कहानी का उल्लेख बुद्ध चरित्र और जातक कथाओं में हो चुका था। तब सिद्धार्थ बाकायदा विदाई के लिए अपने माता पिता से मिले। माता पिता ने भी खूब समझाया, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने। उसके बाद वह अपनी पत्नी यशोधरा से मिले। पूरी घटना यशोधरा को पहले ही मालूम हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा, हे यशोदा, मुझे बता कि मेरा प्रवजित होने का निश्चय कैसा लगा। तो यशोधरा ने कहा कि यदि मैं भी आपकी जगह होती तो मेरा भी निर्णय यही होता। निश्चय ही मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध का हिस्सा नहीं बनती। आपको मेरी अनुमति और सहमति प्राप्त है। मैं भी आपके साथ प्रवजित हो जाती, लेकिन मेरे सामने मेरे पुत्र राहुल के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। आप वीरतापूर्वक विश्व शांति के लिए जाइए और अपने माता पिता और पुत्र की चिंता मत करना। इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। मेरे स्वामी, आप जाइए और किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। तब सिद्धार्थ वन गए मानवता रूपी नए पथ के आविष्कार के लिए। अब आप बताइए कि इस कहानी में कहाँ कहा गया है कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर वन चले गए थे। और इस कहानी का स्रोत मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक यशोधरा के सैकड़ों साल पहले से यह कहानी प्रचलित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।